So hello everyone. So this is the fourth class of the revision series जो अपने कॉस्टिंग का स्टार्ट किए थे. पिछले 3 सेशन में हम लोग 3 चैप्टर का रिवीजन किए थे. वन वाज मार्जिनल कॉस्टिंग, वन वाज ओवरहेड्स एंड वन वाज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. तो 3 इम्पॉर्टेंट चैप्टर को अपने रिवाइज किए थे. मुझे उम्मीद है आप लोग वो तीनों क्लासेस देख चुके हैं. अगर वो आप एक बार सुन लेते हैं और फिर आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उस चैप्टर का, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाला है. ठीक है, बिकॉज अपने सारे कॉन्सेप्ट्स जो एक पर्टिकुलर चैप्टर में रहता है वो सारा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. आज के सेशन में सर कौन सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं? आज के सेशन में वी आर स्टार्टिंग बजट एंड बजटरी कंट्रोल. सो बजट एंड बजटरी कंट्रोल स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, without wasting your time and my time. Let us just start the concept of budget and budgetary control, right? Now in this particular chapter I hope board is visible to you and we are starting. जो भी चीज़ बोर्ड में लिखते हैं आप जरूर नोट कीजिएगा, जैसे कि पहले भी बताया हुआ है. ठीक है, तो हम लोग बजटरी कंट्रोल का बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट बजटरी कंट्रोल. बजटरी कंट्रोल में सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो होता है, पहला जो कॉन्सेप्ट आता है इस चैप्टर में, ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहता ये चीज़, बट अगेन है तो डिस्कस करना है. दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ रेशियोज. कंप्यूटेशन ऑफ रेशियोज सबसे इंपॉर्टेंट 3 रेशियो इस चैप्टर में है. 3 रेशियो इस चैप्टर में है. वन इज एफिशिएंसी रेशियो, वन इज एफिशिएंसी रेशियो, सेकेंड इज एक्टिविटी रेशियो, and the third important is capacity ratio. efficiency ratio को आप लिंक कर सकते हैं बाय efficiency variance from standard costing. जैसे efficiency variance क्या होता है? standard hours minus actual hours. यहाँ पे रेशियो का बात हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? standard hours by actual hours. और एज यहाँ पर रेशियो निकल रहा है तो परसेंटेज में निकालते हैं तो इंटू 100. Now टॉकिंग अबाउट एक्टिविटी रेशियो. एक्टिविटी रेशियो को आप अगर फिक्स्ड ओवरहेड, ये पूरा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस से लिंक करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा. फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में आपको याद है एफिशिएंसी वेरिएंस, वॉल्यूम का था ना एफिशिएंसी वेरिएंस. तो एफिशिएंसी वेरिएंस को आप याद होगा स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, वहीं से आया है. एक्टिविटी रेशियो इज नथिंग बट वॉल्यूम. वॉल्यूम, ठीक है ना. आप जानते हैं वॉल्यूम वेरिएंस. वॉल्यूम वेरिएंस अगर आवर्स के टर्म्स में बोले, आवर्स के टर्म्स में बोले तो इट इज व्हाट? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजट आवर्स इनटू रिकवरी रेट. इसलिए एक्टिविटी रेशियो का भी फॉर्मूला क्या हो जाता है? स्टैंडर्ड आवर्स बाय बजट आवर्स इनटू 100. एंड देन वी हैव कैपेसिटी रेशियो. कैपेसिटी रेशियो को अगर मैं आपको लिंक करूं, कैपेसिटी रेशियो अगर लिंक करो, अब भूल जाइए बीच में कैलेंडर वेरिएंस है. अगर कैलेंडर वेरिएंस नहीं है तब तो क्या है, बीच में अगर कैलेंडर वेरिएंस नहीं मतलब रिवाइज्ड बजट आवर्स नहीं चाहिए, मतलब एक्चुअल आवर्स और बजट आवर्स का जो गैप है वही कैपेसिटी वेरिएंस हो जाएगा. एंड दैट इज वाई द फॉर्मूला इज बजट आवर्स बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100. और फिर यहां से एक रिलेशन, अच्छा कैपेसिटी रेशियो का ना एक और नाम से बुलाते हैं. कैपेसिटी रेशियो को बुलाते हैं एक्चुअल यूसेज ऑफ बजट कैपेसिटी. एक्चुअल यूसेज ऑफ बजट कैपेसिटी. यहां पे मैंने गलती लिख दिया ना, यहां पे गलती लिख दिया, आप लोग टोके नहीं. एक्चुअल आवर्स बाय बजट आवर्स होगा. एक्चुअल आवर्स बाय बजट आवर्स होगा, क्योंकि कैपेसिटी वेरिएंस क्या होता है? एक्चुअल आवर्स माइनस बजट आवर्स. जैसे आपको याद होगा ऊपर आता है बजट आवर्स, बीच में रहता है एक्चुअल आवर्स, फिर आता है स्टैंडर्ड आवर्स. ये जो गैप है ये एफिशिएंसी है और ये गैप क्या होता है? कैपेसिटी. तो एक्चुअल माइनस बजट ना, तो एक्चुअल बाय बजट होता है. ठीक है, एनीवेज तो अल्टीमेटली कैपेसिटी रेशियो का एक और नाम क्या? एक्चुअल यूसेज ऑफ बजट कैपेसिटी. मतलब एक्चुअल यूसेज ऑफ बजट कैप, जितना मेरा बजट था उसमें से एक्चुअल मैंने कितना कंज्यूम किया, और वही कैपेसिटी रेशियो है. इसलिए कैपेसिटी रेशियो को क्या बोलते हैं? एक्चुअल यूसेज ऑफ बजट कैपेसिटी.
आपको ध्यान होगा वॉल्यूम वेरिएंस का 3 कारण था, वन वाज एफिशिएंसी, वन वाज कैपेसिटी एंड वन वाज कैलेंडर। मैंने यहाँ पे क्या बोला, भूल जाओ कैलेंडर को, तब तो वॉल्यूम का 2 ही कारण है, एफिशिएंसी और कैपेसिटी। और यहाँ पर मैं वॉल्यूम को किस नाम से बुला रहा हूँ, एक्टिविटी से। इसीलिए एक रिलेशन भी होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, दैट इज एफिशिएंसी रेशियो इनटू कैपेसिटी रेशियो इज इक्वल टू एक्टिविटी रेशियो। ऑल्दो ये प्रूफ भी हो सकता है, एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है, स्टैंडर्ड बाय एक्चुअल, और कैपेसिटी क्या होता है, एक्चुअल बाय बजट। तो एक्चुअल कट गया तो क्या बचा, स्टैंडर्ड बाय बजट बचा, वही तो एक्टिविटी है, स्टैंडर्ड बाय बजट। ठीक है, तो ये रिलेशन को भी ध्यान रखना होता है, एफिशिएंसी रेशियो इनटू कैपेसिटी रेशियो इक्वल टू व्हाट, एक्टिविटी रेशियो। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट 3 टर्म है यहाँ पर, एक है बजट आवर्स और एक टर्म है एक्चुअल आवर्स और एक टर्म है स्टैंडर्ड आवर्स। बजट आवर्स का मतलब होता है बजट आवर्स फॉर बजट प्रोडक्शन। एक्चुअल आवर्स का मतलब एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब होता है बजट आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये सब बात आप पहले से जानते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आप जानते हैं ये सब बात को, तो अकॉर्डिंगली बताने का कुछ है नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड आवर्स मतलब जितना एक्चुअल आउटपुट है उसके लिए कितना लगना चाहिए था, इसलिए बजट आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल आवर्स मतलब जितना एक्चुअल घंटा लगा है एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए, और बजट आवर्स का मतलब बजट आवर्स फॉर बजट प्रोडक्शन। ये 3 अगर आप सही से निकाल लेंगे तब तो आराम से फॉर्मूला अगर याद होगा आराम से पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो एक बार ये तीनों के ऊपर क्लियर है कि नहीं है, बिकॉज ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल। मान लो एक कॉलम है पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम है यूनिट्स का, और एक कॉलम है आवर्स पर यूनिट। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्चुअल दिया हुआ है और बजट दिया हुआ है। तो एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस कितना हुआ है 100, लेकिन बजट था 120 का। एक्चुअल में एक यूनिट बनाने में कितना घंटा लगा है, 5 घंटा, लेकिन बजट था 6 घंटे का। तो हम यहाँ 3 चीज निकालने का बात कर रहे हैं, एक हम बजट आवर्स निकालने का बात कर रहे हैं। बजट आवर्स का मतलब क्या था, कितना घंटा लगना चाहिए फॉर द बजट आउटपुट। तो बजट आउटपुट कितना है 120 है, और लगना कितना चाहिए एक यूनिट बनाने में 6 घंटा, तो बजट आवर्स कितना हो गए 720 आवर्स। उसके अलावा एक्चुअल आवर्स का मतलब क्या था, कितना घंटा एक्चुअल में लगा फॉर एक्चुअल आउटपुट। अच्छा, कितना घंटा एक्चुअल में, आपको 5 घंटा लगा एक यूनिट के लिए, एंड फॉर द एक्चुअल आउटपुट कितना है 100 है, तो एक्चुअल आवर्स कितना हो गया 500 आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब क्या होता है, कितना घंटा लगना चाहिए 6 घंटा लगना चाहिए फॉर द एक्चुअल आउटपुट कितना है 100 है, तो स्टैंडर्ड आवर्स कितना हो गया 600 आवर्स। तो अगर ये तुमको ये तीनों निकालने अगर आता है ना तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। ऑल्दो जहाँ तक रेशियोज का बात है, यहाँ पर हम लोग कुछ और रेशियोज का बात भी किए थे, तो कुछ और भी फॉर्मूलाज, ये 3 इंपॉर्टेंट है, और भी कुछ फॉर्मूलाज था जो अपने बात किए थे, जैसे कि कैलेंडर रेशियो मतलब डेज का गैप। कैलेंडर रेशियो मतलब सिंपल है, अच्छा बजट किए थे 20 दिन काम करने का, एक्चुअल में तुमने 21 दिन काम किया, तो ये अच्छा बात है कि खराब बात है, अच्छा बात है। तो ऑब्वियसली रेशियो क्या होगा 21/20 इंटू 100। तो ये 21 क्या हो गया एक्चुअल वर्किंग डेज, 21 क्या हो गया एक्चुअल वर्किंग डेज, और ये 20 क्या हो गया बजट वर्किंग डेज। इसलिए कैलेंडर रेशियो क्या होता है एक्चुअल वर्किंग डेज बाई बजट वर्किंग डेज इंटू 100। सिमिलरली एक और टर्म आता है स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो मतलब कि आपने जो बजट बनाया वो आपने मैक्सिमम पॉसिबल का कितना कंज्यूम किया। मतलब फॉर्मूला वाइज अगर बात करें, इट इज नथिंग बट बजट आवर्स बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इन बजट पीरियड इंटू 100।
बजट आवर्स बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इन बजट पीरियड इनटू 100। देखो बहुत सिंपल तरीका है इसको समझाने का। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो क्या होता है? अगर हम तुमसे पूछते हैं 1 घंटा में, एक दिन में कितना घंटा मैक्सिमम पढ़ना पॉसिबल है, कितना घंटा मैक्सिमम पढ़ना पॉसिबल है, तुम बोलेगा सर एक दिन में मैक्सिमम पॉसिबल क्या 24 घंटा अगर होता है तो 24 घंटा मैक्सिमम पॉसिबल, उससे ज्यादा पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन तुमने बजट क्या बनाया कि अगर हम एक दिन में, आज कल का शेड्यूल तुम बनाया कि अगर हम कल का टारगेट 18 घंटा पढ़ने का, काश हम 18 घंटा अगर पढ़ लेंगे तो मेरा काम हो गया। तो ये 18/24, ये 18 क्या था, तुमने बजट बनाया कि 24 घंटा मैक्सिमम अवेलेबल है, उसमें से 18 घंटा पढ़ने का हम बात कर रहे हैं। मतलब तुमने जितना मैक्सिमम अवेलेबल है उसका 75% को यूज करने के बारे में सोचा है, बाकी 25% तुम यूज करने के बारे में नहीं सोचा है, मतलब काम करना नहीं है, तुम रेस्ट करेगा या जो भी बात है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो। सिमिलरली एक और टर्म होता है एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो। एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो ये क्या होता है? सेम फॉर्मूला, जस्ट ऊपर में आ जाएगा एक्चुअल आवर्स बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इन बजट पीरियड इनटू 100। मैक्सिमम तुम 24 घंटा पढ़ सकता था, लेकिन एक्चुअल में तुमने पढ़ा 12 घंटा पढ़ा है। मतलब जितना मैक्सिमम अवेलेबल था उसका 50% टाइम तुमने पढ़ाई नहीं किया है। या तुमने पढ़ा है मान लो 16 घंटा पढ़ा है, मतलब तुमने पढ़ा कितना है? 2/3 पढ़ा है, मतलब 1/3 टाइम तुमने नहीं पढ़ा है। तो एक्चुअल में तुमने अपने पूरा कैपेसिटी का कितना यूज किया है, एंड दैट्स द फॉर्मूला एक्चुअल आवर्स बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इन बजट पीरियड इनटू 100। ये 3 फॉर्मूलाज उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेन इंपॉर्टेंट होता है एफिशिएंसी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो एंड एक्टिविटी रेशियो, और उनका रिलेशन एफिशिएंसी रेशियो इनटू कैपेसिटी रेशियो क्या होता है? एक्टिविटी रेशियो। समझ में आया? ये हो गया एक तरह का क्वेश्चन जो तुमको बजट से मिल सकता है। ये हो गया एक तरह क्वेश्चन जो तुमको बजट से मिल सकता है फ्रॉम बजट। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो तुमको इस चैप्टर से मिलेगा वो है ऑन फ्लेक्सिबल बजट। वो है ऑन फ्लेक्सिबल बजट बनाने को बोल सकता है। फ्लेक्सिबल बजट का मतलब क्या होता है? बजट फॉर वेरियस लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। अलग अलग लेवल्स ऑफ एक्टिविटी के लिए अगर आप बजट बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल बजट। जैसे इसमें बजट कैसे बनता है? हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं सीरियल नंबर का, फिर एक कॉलम बनाते हैं पर्टिकुलर्स का, और मान लो तुमको 5 लेवल ऑफ एक्टिविटी दिया हुआ है कि 60%, अगर हम 60% में ऑपरेट कर रहे हैं तो निकालो, 70% में, 80% में, 90% में, 100% में, वेरियस लेवल्स में तुमको बजट बनाने बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो तुम इस केस में जब बजट बनाता है ना, तो सबसे पहले तुम यहां पर क्या करता है? सबसे पहले यूनिट्स लिख लेता है कि 60% के हिसाब से कितना यूनिट्स है, 70% के हिसाब से कितना यूनिट्स है, 80% के हिसाब से कितना यूनिट्स आ रहा है, 90% के हिसाब से कितना यूनिट्स है, और 100% के हिसाब से कितना यूनिट्स है। उसके बाद तुम चालू करता है, सबसे पहले तुम लिखता है सेल्स को, सबसे पहले तुम सेल्स को लिखता है। हाँ, सेल्स इज ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोज इट इज इन वेरिएबल इन नेचर, तो तुम क्या दिखता है? सेलिंग प्राइस मिल जाए, यूनिट्स पता ही है, सेलिंग प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, मेरे को सेल्स का वैल्यू हर एक लेवल पे मिल जाएगा। करेक्ट है? इसके बाद तुम लेता है कॉस्ट। अब कॉस्ट में 3 तरह का कॉस्ट होता है, वन इज फिक्स्ड कॉस्ट, वन इज वेरिएबल कॉस्ट, एंड वन इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तब तुम क्या करता है? टोटल करता है बी का। ये जो कॉस्ट सारा आया इन सब का टोटलिंग करता है, कॉस्ट का टोटल, तब तुमको टोटल ऑफ बी मिल जाता है। 5 लेवल पे टोटल ऑफ बी मिलता है, एंड देन फाइनली यू कैलकुलेट व्हाट? प्रॉफिट, एंड फाइनली यू गेट प्रॉफिट। हाँ, अब मेन चीज क्या है? आपको ये कॉस्ट, तीनों कॉस्ट का बारे में पता होना चाहिए। तीनों कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? चाहे कोई भी लेवल ऑफ एक्टिविटी रहे वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब 5 केस में फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? मेरा सेम ही रहने वाला है। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? चेंजेस, मतलब इसमें पर यूनिट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो पर यूनिट कांस्टेंट रहता है, तो तुम चाहता है वेरिएबल कॉस्ट हमको अगर पर यूनिट मालूम चल जाए
तो क्या करेंगे हम यूनिट से मल्टीप्लाई कर करके पांचों केस में वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे, क्योंकि पांचों का आंसर अलग अलग होगा। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, प्रोपोर्शनेट रहता है, वो इट वैरीज प्रोपोर्शनेटली, या पर यूनिट ये कांस्टेंट रहता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट यूनिट के साथ चेंज तो होता है बट प्रोपोर्शनेटली चेंज नहीं होता है, क्योंकि इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट भी है, वेरिएबल कॉस्ट भी है। तो तुमको सेग्रीगेट करना पड़ता है कितना फिक्स्ड कॉस्ट है और कितना वेरिएबल कॉस्ट है। और तब क्या करना होता है, जैसे इस वाले 60% वाले में फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहेगा हर केस में, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो अकॉर्डिंगली हर बार चेंज होगा, और तब जाके तुमको सेमी वेरिएबल कॉस्ट मिलता है। तो ये बहुत जरूरी है कॉस्ट को देखकर समझना कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट है, कौन सा वेरिएबल कॉस्ट है, कौन सा सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। तो एक बार इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। कैटेगरी ऑफ कॉस्ट, तीन कैटेगरी है, एक है फिक्स्ड कॉस्ट, एक है वेरिएबल कॉस्ट, एक है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या रहता है, इट्स कांस्टेंट विथ चेंज इन यूनिट्स, विथ चेंज इन यूनिट्स इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वैरीज करता है प्रोपोर्शनेटली। वैरीज प्रोपोर्शनेटली का मतलब क्या हो गया कि इसमें पर यूनिट क्या है, कांस्टेंट है। जैसे जैसे यूनिट चेंज होगा वैसे वैसे ये कॉस्ट भी चेंज हो जाता है। लेकिन वेरिएबल मेन चीज क्या है, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट में डिस्टिंग्विश करना, क्योंकि सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ये भी वैरीज करता है विथ आउटपुट बट नॉट प्रोपोर्शनेटली। ये प्रोपोर्शनेटली चेंज नहीं होता है, ये प्रोपोर्शनेटली चेंज नहीं होता है। ये बात तुमको यहां पर ध्यान रखना होता है। जैसे अगर मैं तुमको एग्जांपल दूं कि यूनिट्स एंड कॉस्ट 100 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, 300 यूनिट्स, कॉस्ट है 100, 5000, 5000, 5000। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है या फिर वेरिएबल कॉस्ट है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट है? ये जो कॉस्ट मैंने लिखा है यहाँ पर, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है कि फिक्स्ड किसी में वेरिएबल कॉस्ट है? जल्दी फटाफट। सर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यूनिट के चेंज होने से कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट जो मैंने बोला। लेकिन अगर मैं सेकेंड केस लेता हूं जहां पर यूनिट्स एंड कॉस्ट इज गिवन, यूनिट्स क्या दिया हुआ है 100, उस पर कॉस्ट है 5000, 200 यूनिट्स में 6000, 300 यूनिट्स में 7000। अब ये फिक्स्ड कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट है? एक बात तो क्लियर है सर, ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है क्योंकि कॉस्ट चेंज हो रहा है। बट आपने डिफरेंस क्या बताया, वेरिएबल कॉस्ट में प्रोपोर्शनेट चेंज होता है लेकिन सेमी वेरिएबल कॉस्ट में प्रोपोर्शनेट चेंज नहीं होता है। अभी प्रोपोर्शनेट चेंज या नॉट प्रोपोर्शनेट चेंज समझ में कैसे आएगा? प्रोपोर्शनेट चेंज उसको बोलते हैं जब पर यूनिट जो चेंज है ना वो फिक्स्ड रहे। जैसे यहां देखो 1000 रुपया कॉस्ट चेंज हुआ फॉर 100 यूनिट्स, मतलब पर यूनिट चेंज कितना हुआ, पर यूनिट यहां पे चेंज कितना, व्हाट इज द पर यूनिट चेंज ओवर हियर? यहां पर यूनिट चेंज इज 10 रुपीज। अच्छा, यहां पर यूनिट चेंज इज 10 रुपीज और यहां पर भी पर यूनिट चेंज कितना है, 10 रुपीज है। बट चेंज को नहीं देखना है तुमको, कॉस्ट वेरीज प्रोपोर्शनेटली का मतलब होता है, कॉस्ट वेरीज प्रोपोर्शनेटली का मतलब होता है, कॉस्ट वेरीज प्रोपोर्शनेटली का मतलब होता है कि कॉस्ट पर यूनिट हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉस्ट पर यूनिट। अगर वो सेम रहा तब वो वेरिएबल कॉस्ट होगा। जैसे 5000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहां 50 आएगा। 6000 को 200 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 30 आ रहा है। और 7000 को 300 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 26.67 आ रहा है। तो क्या यहां पर कॉस्ट पर यूनिट सेम है? सेम नहीं है। इसका मतलब इट इज नॉट वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कब होगा? जब पर यूनिट, हर एक लेवल पे पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगा, सेम, तब वो होगा वेरिएबल कॉस्ट। बट यहां पर ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। 23.33 आ रहा है क्या? ठीक है, 23.33 होगा। तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन अगर हम यहां ये बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि 100 यूनिट्स का दाम 1000 है, 200 का 2000 है, 300 का 3000 है। अब तुम देखो पर यूनिट यहां पे कितना आ रहा है, 100 ही आ रहा है, पर 100 नहीं 10 आ रहा है।
पर यूनिट कितना आ रहा है, हर केस में 10 आ रहा है। तो हर केस में अगर 10 आ जाए कॉस्ट पर यूनिट, अब ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, तब इसको बोलेंगे इट इज वेरिंग प्रोपोर्शनेटली। तो मतलब पर यूनिट कॉस्ट अगर कांस्टेंट रहे तब वो होगा वेरिएबल कॉस्ट, बट अगर पर यूनिट कॉस्ट कांस्टेंट नहीं है तब वो क्या होगा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तब वो क्या होगा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तब वो होगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है कि आपको अगर वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तब तो आपको सेग्रीगेट करने आना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल कॉस्ट होगा और कौन सा कौन सा वेरिएबल, कितना उसमें वेरिएबल कॉस्ट है और कितना उसमें फिक्स्ड कॉस्ट है, वो सेग्रीगेट करना भी तुमको आना चाहिए। वो सेग्रीगेट करना भी तुमको आना चाहिए, ठीक है, वो सेग्रीगेट करना भी तुमको आना चाहिए। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। जैसे इसी एग्जाम्पल का अगर बात करें, इस एग्जाम्पल का बात करें, इस एग्जाम्पल का बात करते हैं, कैसे सेग्रीगेट करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि आपको क्या बताया हम, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता कैसे निकलता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट्स। इससे क्या निकल जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा पर यूनिट। समझाया, वेरिएबल कॉस्ट क्या निकलेगा, पर यूनिट। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट यहां पे कितना 1000 है और चेंज इन यूनिट भी कितना है, 100 है। तो ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तुमको कितना मिल गया, यहां पे 10 मिल गया। तुम चाहे कोई भी और देख लो, यहां देखो चेंज इन 100 1000, तुम अगर इसको देखेगा 2000 और ये 200, तब हर बार तुम्हारा क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 ही आएगा। और फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट विल बी टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट एनी लेवल। कोई भी एक लेवल मान लो 300 वाले यूनिट में टोटल कॉस्ट कितना है, 300 वाले में 7000 माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा, तुमको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता ही है 10 और नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है, 300 है। तो ऑब्वियसली क्या हो गया, 7000 माइनस 3000 कितना हो गया, 4000। तो फिक्स्ड कॉस्ट आ गया 4000 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गया, 10। अब तुम चाहे कोई भी लेवल हो, फिक्स्ड कॉस्ट उसका फिक्स्ड वाला पोर्शन 4000 रहेगा और जितना यूनिट्स होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, वेरिएबल वाला पोर्शन मिल जाएगा और दोनों को ऐड कर देंगे तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा तुमको, जिस भी लेवल पे निकालना हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ चेंज। प्रिंसिपल ऑफ चेंज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ चेंज। हमेशा ध्यान रखना, अगर बोलेगा फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो रहा है, मतलब बोल रहा है, मान लो बोल रहा है फिक्स्ड कॉस्ट इज इंक्रीजिंग बाय 20%, लेट अस से, तो हमेशा ध्यान रखना फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज चेंजेस इन टोटलिटी। मतलब जैसे अभी तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना था, 4000, तो अगर बोलेगा फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 20%, तो इट इज ऑलवेज ऑन टोटल, मतलब 4000 में 20% ऐड कर लो, कितना आएगा, 4800। फिक्स्ड कॉस्ट नेवर चेंजेस ऑन पर यूनिट बेसिस, फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज चेंजेस इन टोटल। तो अगर बोलेगा फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीजेस 20%, इट इज नेवर पर यूनिट बेसिस में, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा टोटल में चेंज होता है। जैसे यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में कितना है, 4000 है, तो अकॉर्डिंगली कितना हो जाएगा, 4000 में 20% जोड़ लेंगे, मतलब मेरा फिक्स्ड कॉस्ट अब 4800 होगा। लेकिन अगर बोलेगा क्वेश्चन कि वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट को लेकर हमेशा ध्यान रखना, इट चेंजेस ऑलवेज ऑन पर यूनिट बेसिस। वेरिएबल कॉस्ट कभी भी टोटल में चेंज नहीं होता है, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट के बेसिस में चेंज हो। जैसे यहां पर तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 था, तो अगर बोल रहा है वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 20%, इट इज ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज चेंजिंग, नॉट टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजिंग। ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो रहा है। पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपए था और अब वो 20% से बढ़ रहा है, तो अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा 12 रुपया। वेरिएबल कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट में चेंज हो रहा है। तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को लेकर जरूर ध्यान रखना, फिक्स्ड कॉस्ट अगर चेंज होगा तो हमेशा वो टोटल में चेंज होगा, वेरिएबल कॉस्ट अगर चेंज होगा हमेशा वो पर यूनिट में चेंज होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सारे सम्स में इस चीज को लेकर ध्यान नहीं रखते, गलती करते ही हैं, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या यहां तक? एवरीवन प्लीज टेल मी।
इज इट फाइन? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? इसके अलावा इस चैप्टर से ना 3 तरह का क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन हो सकता है रेशियो के ऊपर, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है फ्लेक्सिबल बजट बनाने को लेकर जो अभी मैंने डिस्कस किया, और तीसरा क्वेश्चन जो तुमको इस चैप्टर से मिल सकता है वो है फंक्शनल बजट। वो हो सकता है फंक्शनल बजट। वेरी वेरी इजी। फंक्शनल बजट, फंक्शनल बजट वेरी वेरी इजी। ठीक है, फंक्शनल बजट में क्या आता है? सबसे पहले आता है सेल्स बजट। तुमको बता देगा कि हम लोग को लगता है इतना इतना सेल्स होना चाहिए और इतना इतना सेल्स होना चाहिए, और तुमको ये भी बता देगा कि भाई हाँ सेलिंग प्राइस इतना इतना होना चाहिए, और तुमको बोलेगा सेल्स बजट बनाने। तो टाइम पास चल रहा है, सेल्स क्वांटिटी बजट, सेल्स क्वांटिटी बता दिया, बजट सेलिंग प्राइस ही बता दिया, तो खाली मल्टीप्लाई करके बजट सेल्स तुमको मिल जाएगा। तो सेल्स बजट वी कैन एक्सपेक्ट अ लेस चांसेस ऑफ कमिंग। मेन जो तुमको मिल सकता है वो क्या है? प्रोडक्शन बजट। आप भी जानते हैं प्रोडक्शन बजट कैसे बनता है सर? प्रोडक्शन बजट कैसे बनता है? प्रोडक्शन बजट बनता है सर सेल्स वाला। अच्छा, प्रोडक्शन बजट तो हमेशा यूनिट्स में बनता है ना, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? सेल्स वाले यूनिट्स में हम लोग ऐड किसको करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का यूनिट्स को ऐड करते हैं, और लेस करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो वी गेट व्हाट? वी गेट प्रोडक्शन वाला यूनिट्स। वी गेट प्रोडक्शन वाला यूनिट्स। इसके अलावा प्रोडक्शन बजट बन जाने के बाद तुमको और क्या बनाने बोल सकता है? कंजम्पशन बजट। जब प्रोडक्शन बजट बन जाए ना तब तुमको कंजम्पशन बजट बनाने बोल सकता है। और कंजम्पशन बजट कैसे बनेगा? ऑब्वियसली प्रोडक्शन यूनिट्स मेरे को अगर पता है, प्रोडक्शन यूनिट्स अगर मेरे को पता है, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर यूनिट से, तो तुमको कंजम्पशन वाला वैल्यू मिल जाएगा। कंजम्पशन बजट बन जाए तो तुमको बोल सकता है कि परचेज बजट बना के दो। क्या बना के दो? परचेज बजट बना के दो। तो परचेज बजट कैसे मिलेगा? तुम कंजम्पशन वाला बजट तो ऑलरेडी निकाल चुका है, उसमें ऐड कर लो क्लोजिंग स्टॉक किसका? रॉ मटेरियल का, और माइनस कर दो ओपनिंग स्टॉक किसका? रॉ मटेरियल का। तो तुमको क्या मिल जाएगा? रॉ मटेरियल परचेज बजट। बट ये जो रॉ मटेरियल परचेज आया ये यूनिट्स में आया, तो अगर तुमको रॉ मटेरियल परचेज क्वांटिटी वैल्यू में पूछ रहा है तो इसी को मल्टीप्लाई परचेज प्राइस से कर देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा? रॉ मटेरियल परचेज बजट मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। क्या यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अब पता ये जो हम लोग फंक्शनल बजट का बात किए, ये तो बहुत इजी वाला बात की जहां पर खाली फॉर्मूला बेसिस में ना। कभी कभी तो क्वेश्चन में दिक्कत कब हो जाता है? जब क्वेश्चन ही फॉर्मूला बताता है, क्वेश्चन फॉर्मूला बताता है, क्वेश्चन फॉर्मूला बताता है, मतलब समझ में नहीं आया। क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोलेगा कि सेल्स Q1 में इतना है, Q2 का सेल्स इतना है, Q3 का सेल्स इतना है, Q4 का सेल्स इतना है। अब प्रॉब्लम क्या होगा? क्वेश्चन बोलेगा प्रोडक्शन बजट बनाइए, प्रोडक्शन बजट बनाइए फॉर ईच क्वार्टर एज वेल एज इन टोटल, जहां पर प्रोडक्शन हम लोग कैसे करते हैं? 80% ऑफ द सेल्स ऑफ करंट क्वार्टर एंड 20% ऑफ द सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर, ऐसा कुछ बोलेगा। 80% ऑफ द सेल्स ऑफ द करंट क्वार्टर एंड 20% ऑफ द सेल्स ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। तो अब तुमको क्या करना होगा? तो Q1 का प्रोडक्शन कितना होगा? Q1 का प्रोडक्शन होगा, अच्छा Q1 का जो सेल्स है उसका 80% ले लेंगे और Q2 का सेल्स का 20% लेंगे, तो Q1 का प्रोडक्शन मिल जाएगा। सिंपल है। सिमिलरली Q2 का प्रोडक्शन के बारे में अगर बात करें, Q2 का प्रोडक्शन कितना होगा? Q2 का सेल्स का 80% और Q3 का सेल्स का 20%, तो Q2 का भी निकल जाएगा। फिर Q3 का बात करें
तो क्वार्टर 3 का सेल्स का 80% लेंगे और क्वार्टर 4 का सेल्स का 20% लेंगे तो क्वार्टर 3 का प्रोडक्शन भी मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कब हो जाएगा, हमको क्वार्टर 4 में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि क्वार्टर 4 में प्रोडक्शन कितना होगा, इस क्वार्टर का सेल्स का 80% और नेक्स्ट क्वार्टर का सेल्स का 20%, नेक्स्ट क्वार्टर का सेल्स का 20% का तो फिगर ही नहीं है मेरे पास। आपको समझ में आ रहा है प्रॉब्लम कहां हो जाएगा, प्रॉब्लम कहां होगा, ये बात समझ में आया क्या? तो इस टाइप के सम्स में क्या होगा ना, तुमको साल का बिगनिंग का ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ रहेगा और साल का एंड का क्लोजिंग स्टॉक तुमको दिया हुआ रहेगा। साल का बिगनिंग का ओपनिंग स्टॉक दे देगा, साल का एंड का क्लोजिंग स्टॉक देगा, साल का एंड का क्लोजिंग स्टॉक और साल का बिगनिंग का ओपनिंग स्टॉक सब में दिया हुआ रहेगा। तो यहां पर करना क्या पड़ता है, तुमको अगर चारों क्वार्टर का सेल्स पता है तो ऑब्वियसली साल भर का सेल्स पता है, ईयर का बिगनिंग का ओपनिंग स्टॉक पता है, ईयर का एंड का क्लोजिंग स्टॉक पता है। तो इससे क्या होगा, हम पूरे ईयर का प्रोडक्शन निकाल पाएंगे। कैसे? पूरा ईयर का सेल्स हमको पता है, ईयर के एंड का क्लोजिंग स्टॉक पता है, ईयर के बिगनिंग का ओपनिंग स्टॉक पता है। तो ईयर टोटल सेल्स ऑफ द ईयर में से अगर ऐड कर दे ईयर के एंड का क्लोजिंग स्टॉक और माइनस कर देंगे ईयर के बिगनिंग का ओपनिंग स्टॉक, तो पूरे साल भर का प्रोडक्शन कितना होना चाहिए वो मेरे को मालूम चल गया। तो यहां पर एक कॉलम में टोटल का ही बना लेते हैं। इससे क्या मिल गया, ईयर साल भर का प्रोडक्शन कितना है वो मिल गया और क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 का प्रोडक्शन पता ही है। तो बैलेंसिंग फिगर से क्या मिल जाएगा, क्वार्टर 4 का प्रोडक्शन मिल जाएगा। बैलेंसिंग फिगर से क्या मिलेगा, क्वार्टर 4 का प्रोडक्शन मिलेगा। क्या ये बात समझ आया? बैलेंसिंग फिगर से हमको क्वार्टर 4 का प्रोडक्शन मिलेगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन अपने मन से ये लोग फ्रेम कर देता है। अब ये तो वो प्रोडक्शन को लेकर, सिमिलरली पता है इन लोग कंजम्पशन को लेकर नहीं करता है, कंजम्पशन को लेकर अपना क्वेश्चन फ्रेम नहीं करता है, बट परचेज को लेकर अगेन अपने मन से क्वेश्चन फ्रेम कर लेता है। अपने मन से क्वेश्चन फ्रेम कैसे करता है, बोलता जितना मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट है ना, एनुअल रिक्वायरमेंट हम लोग क्वेश्चन भी किया था ऐसा, जितना मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट है वो हम पूरा एनुअल रिक्वायरमेंट को क्वार्टर 1 में खरीदेंगे 50%, क्वार्टर 2 में खरीदेंगे 30% और क्वार्टर 3 में खरीदेंगे 20%। आप जानते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट का मतलब एनुअल कंजम्पशन नहीं होता है, एनुअल रिक्वायरमेंट का मतलब एनुअल परचेज होता है। ये मैंने ईओक्यू में बताया भी था मटेरियल चैप्टर में। रिक्वायरमेंट का मतलब इज नॉट कंजम्पशन, रादर रिक्वायरमेंट का मतलब है साल भर में कितना खरीदना है। तो क्वेश्चन क्या बोलेगा, जितना मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट है हम उसको क्वार्टर 1 में 50% खरीदेंगे, क्वार्टर 2 में 30 और हो गया ना 100% टोटल। तो एनुअल परचेज कैसे निकाल लेंगे, सिंपल है सर। अच्छा, अगर तुमको एनुअल प्रोडक्शन तुमको पता है, तुमको ये भी पता होगा कि कितना तुम्हारा कंजम्पशन पर यूनिट होता है, तो तुमको एनुअल कंजम्पशन तुमको पता है, उसमें अगर हम ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट द एंड ऑफ द ईयर, वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, और तुमको ओपनिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया हुआ रहेगा। इससे तुमको एनुअल रिक्वायरमेंट कितना मालूम चल गया। अब जितना एनुअल रिक्वायरमेंट है उसका 50% परचेज क्वार्टर 1 में होगा, उस जितना एनुअल रिक्वायरमेंट उसका 30% यहां आ जाएगा और उसका 20% यहां आ जाएगा। तब तुमको परचेज क्वांटिटी तीनों क्वार्टर का मिल गया और परचेज प्राइस तुमको बजट वाला क्वेश्चन में दे ही देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, तो तुमको बजट परचेज मिल गया सारा क्वार्टर का। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या कि एनुअल परचेज बजट, रॉ मटेरियल परचेज बजट को लेकर क्वेश्चन फ्रेम किस तरह से कर सकता है। तो फंक्शनल बजट को लेकर ना दो तरह का क्वेश्चन आ सकता है। एक तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो मैंने पहले बात किया, एक क्वेश्चन ही फॉर्मूला बना देगा अपने मन से, क्वेश्चन बताएगा कि प्रोडक्शन ऐसे होगा, परचेज इस तरह से होगा, तुमको उसके हिसाब से आंसर निकालना पड़ता है, तुमको उसके हिसाब से आंसर निकालना पड़ता है। समझ में आया। इसके बाद तुमको बजट एंड बजटरी कंट्रोल में कुछ नहीं मिलने वाला है। दिस इज ऑल अबाउट बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ठीक है, इसके साथ अपना बजट एंड बजटरी कंट्रोल का सारा पॉइंट्स जो भी था वो सारा अपने यहां पे डिस्कस कर चुके हैं।